गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। हमने कल पिछली कक्षा में तटस्थ अवकल के बारे में बात की थी और ये समझने का प्रयास करें तटस्थ अवकल क्या है क्या नहीं है। आज हम इसके फीचर पढ़ेंगे, फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि एक उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है कहाँ नहीं। इस बात की हम आज कंटिन्यू लगातार स्टडी करेंगे। ठीक है, कल हम ये पढ़ रहे थे तटस्थ अवकल की विशेषताएं, आज इसे पूरा करेंगे। कल शुरू किया था लेकिन मैं कर नहीं पाया, आज कंटिन्यू करते हैं। तटस्थ अवकल की विशेषताएं, तटस्थ अवकल के बारे में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका प्रत्येक बिंदु ना तो एक से दूसरे से अच्छा है ना एक दूसरे से बुरा है, इसीलिए इसे हम संतुष्टि वक्र, उदासीन वक्र, अनादिमान वक्र भी कहते हैं। प्रोफेसर एजवर्थ ने इसे अनादिमान वक्र कहा। क्या कहा? अनादिमान वक्र कहा है। उन्होंने क्या कहा कि ये अनादिमान वक्र ना तो किसी पसंद है ना नापसंद है, ये अनादिमान वक्र है। ठीक है, इस वक्र को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हाँ, ये हमारा एक अनादिमान वक्र है। कैसा वक्र है? अनादिमान वक्र है जो बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। ये अनादिमान वक्र है। ये ओ एक्स वाई बिंदु है। ओ एक्स वाई बिंदु है। ये इंडिफरेंस कर्व है, आईसी कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व है, ये ओ एक्स वाई। यहाँ पर अगर 50 की संतुष्टि होती है तो यहाँ पर भी 50 की होगी और यहाँ पर भी 50 की होगी। इस प्रकार से उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे सम संतुष्टि वक्र, उदासीन वक्र और अनादिमान वक्र भी बोलते हैं। ना तो पसंद ना नापसंद वक्र। आज इस वक्र की विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इनकी पहली विशेषता ये है कि ये वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल का होता है। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। ये वक्र यहाँ से यहाँ होगा, जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट आ रहा है, यानी ये बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं ऋणात्मक हो रहा है, यानी गिरता हुआ हो रहा है। कैसा हो रहा है? गिरता हुआ है। इससे गिरता हुआ होने का कारण है कि अगर मान लो ये आपके पास x वस्तु और ये y वस्तु, अगर आप x वस्तु की मात्रा बढ़ाते हो, यानी चेंज इन x, आप x में चेंज करोगे तो चेंज इन y करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक बिंदु ये है, चेंज ऑफ x ये है। अगर कोई कंज्यूमर यहाँ पर किसी गुड्स की ये यूनिट यानी 20 यूनिट इसकी और 10 यूनिट से कंजम्पशन कर रहा है, यहाँ पर इसकी 20 यूनिट कर रहा है और इसका 10 यूनिट यहाँ कंजम्पशन कर रहा है, x की 10 मात्रा y की 20 मात्रा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ाता है, यानी इतनी मात्रा x की मात्रा में परिवर्तन करता है, तो इतनी क्वांटिटी चेंज इन y के बराबर आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि x की मात्रा बढ़ाने के बदले y की मात्रा घटाते हैं, इसीलिए वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है। एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि उदासीनता वक्र
बाएं से दाएं क्यों गिरता हुआ होता है, क्या इसका क्या कारण है? तो आपका सीधा सटीक जवाब यही होना चाहिए कि अगर एक उपभोक्ता दो वस्तु का उपभोग कर रहा है, यदि वह एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को उसे घटाना होगा, दूसरी वस्तु के कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसीलिए वक्र ऐसा होता है। इसका होने का मैंने एक को कारण बताया है कि पहला फीचर याद रखना, इसका पहली विशेषता है, पहली विशेषता है हाँ दूसरी विशेषता ये थी कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काट सकते। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो दो तटस्थ वक्र ऐसे कभी नहीं हो सकते, ये IC फर्स्ट और ये IC टू, तटस्थ वक्र हमेशा ऐसे होता है। O X X ग्रुप Y ग्रुप X ग्रुप ना, ये Y ग्रुप से O X Y ये पैमाना, ये पैमाना है। और हमने कहा कि तटस्थ वक्र ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे लॉजिकली कारण है। हमारा अजम्पशन ये है कि एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन आता है, या इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता है कि अलग अलग उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि को शो करता है। जैसे मान लो यहाँ पर 50 की उपयोगिता प्राप्त हुई, यहाँ पर 50 की होगी, आप सब जानते हैं, और यहाँ पर भी कितनी होगी 50 की, और यहाँ पर भी 50 की। ये बात सिंपल बात, कोई बात नहीं। मैंने आपको कल ये कहा था कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है और नीचे वाला उदासीनता वक्र कम संतुष्टि को दर्शाता है। बात कही थी हमने बात, या आपको नहीं समझ में आई तो आप पिछले लेक्चर में देखें। अगर मान लो ये इस ऊपर है तो इसे संतुष्टि को दर्शाएगा, मान लो 50 तो मैं इसको मान लेता हूँ 60, यहाँ पर भी 60 की संतुष्टि प्राप्त होगी और यहाँ पर भी 60 की संतुष्टि प्राप्त होगी, और इस बिंदु पर भी 60 की संतुष्टि प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ पर भी 60 की। अब आप मुझे एक सिंपल चीज बताओ, क्या 50 और 60 बराबर हो सकते हैं क्या? 50/60 बराबर हो सकते हैं? नहीं, नहीं, क्या नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसा नहीं सकता। दूसरा ये है कि 60 की अपेक्षा में 50 एक कंज्यूमर अपने कम खर्च में उसे प्राप्त कर सकता है। अगर उसे 60 की यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए अगर 10 रुपये खर्च करता है तो 50 की यूटिलिटी खर्च करने के लिए उसे 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे या 10 से कम खर्च करने पड़ेंगे। तो दुनिया में सब बेवकूफ हो सकता है क्या कि जो वस्तु 5 रुपये की आ रही है उसे 10 रुपये दे दे? अगर हो तो ये नियम लागू हो सकता है, यानी कि उसी स्थिति हो सकता है जब वो पागल हो या विवेकशील हो, क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि एक उपभोक्ता क्या विवेकशील है, एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, इसीलिए दो उदासीनता वक्र ऐसे नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? ऐसे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होने के पीछे कारण ये है क्योंकि अलग अलग उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि को शो करता है। अगर मान लो ये 50 की यूटिलिटी को शो करता है इंडिफरेंस का,
तो ये 60 करेगा, ये 70 करेगा, यानी कि ए से ग्रेटर देन बी है और बी से ग्रेटर देन सी है, बी से ग्रेटर देन सी है तो ए से ग्रेटर देन सी भी होगा। ए से ग्रेटर देन क्या होगा, सी, यानी कि ए की सी की संतुष्टि से भी होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा क्या है कि ए इक्वल टू बी, जो पॉसिबल नहीं है, ए इक्वल बी पॉसिबल नहीं है, ये पहला इंडिफरेंस का जो ए बी है दोनों बराबर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये समानांतर भी हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकते, ये नजदीक हो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इनका सेकंड फीचर ये था कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, ये इनकी दो फीचर थे इसके बारे में हमने बात की। तीसरा फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति, बिंदु के प्रति उन्नोदर होते हैं, उन्नोदर होते हैं। इसका मतलब ये प्रस्ताव वक्र ये एक उदासीनता वक्र है, ये क्या एक उदासीनता वक्र है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नोदर होता है, अर्थात ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता है, आगे चलता है, ये एक्स एक्स के पैरेलल हो जाएगा, ना कि ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता या इसे मिल जाता, या सॉरी ये इसमें मिल जाता तो ये इसके पैरेलल नहीं है, ये उन्नोदर नहीं है, ये इसको उन्नोदर नहीं है। उन्नोदर का मतलब है जैसे मूल बिंदु है इसके समानांतर चलता रहता है, और ये ऐसा होने के पीछे एक कारण है। इसके ऐसा इसलिए होता है, आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नोदर क्यों होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि MRS मार्जिनल रैंक ऑफ सब्स्टिट्यूट, MRS ऋणात्मक होने के कारण, ऋणात्मक होने के कारण, MRS नेगेटिव होने के कारण ये मूल बिंदु के प्रति उन्नोदर होता है। ठीक है, अब MRS को समझते हैं, MRS क्या है क्या नहीं है। बस ये याद रखना, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नोदर होता है, एक क्यों होता है, MRS ऋणात्मक होने के कारण। किसके कारण, MRS ऋणात्मक होने के कारण। उन्नोदर का मतलब होता है ये इसी प्रकार से आगे जाना। अब MRS ऋणात्मक क्या कैसे होती है, क्यों होती है, हम इसको अब आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर, MRS मार्जिनल रेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट MRS, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सामान्य अर्थ में बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है किसी एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की जो इकाई घटाते हैं, दूसरी वस्तु की जो इकाई घटाते हैं उसकी दर, उसकी दर। ये सामान्य अर्थों में इसको इस प्रकार से कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। यानी कि हमारा ये मानना है कि एक उपभोक्ता है, वह दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। एक वस्तु है x, दूसरी है y। एक कौन सी है? x वस्तु, दूसरी है y। हम मान लेते हैं कि मैंने तालिका दी थी, आप बहुत देर से परेशान हो रहे थे होंगे इस हमने क्या बना दिया। मान लो कंज्यूमर है, वो दो वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y। इसका कंजम्पशन कर रहा है। वह एक x की एक इकाई एक्स्ट्रा बढ़ाना चाह रहा है। इस एक इकाई बढ़ाने के प्रोपोर्शनेट या इस इकाई के बढ़ाने के परिणाम स्वरूप वह y की जो इकाइयां छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसे डायग्राम से और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, ये O x, ये x, ये y। इस बिंदु पर यहाँ वो 25 इकाइयां प्रयोग कर रहा है और यहाँ पर एक इकाई प्रयोग कर रहा है। अब वो दूसरी इकाई का प्रयोग करना चाह रहा है। इसका दूसरी इकाई का प्रयोग करना चाह रहा है x1 में। इसकी जो इकाइयां छोड़ेगी वो ही सीमांत प्रतिस्थापन दर है। जैसे पहला ही कॉम्बिनेशन एक खाली होता है, ठीक है। अब वो एक से दो गया, यानी कि इस कितनी इकाई बढ़ा है? एक इकाई। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की जो इकाई छोड़ते हैं उसे सीमांत प्रतिस्थापन बोलते हैं, और जिस दर से छोड़ते हैं उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। ये 1 से 2 गया, कितनी इकाई बढ़ा? 1। इसके प्रोपोर्शनल कितनी इकाई छोड़ी? 5। कितनी? 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्रोपोर्शनल 5। यहां से यहां कितनी इकाई बढ़ाई? 1। इसके बदले में कितनी छोड़ रहा है? प्रोपोर्शनल 2। यहां से यहां कितनी बढ़ेगी? 1। कितनी? 1। तो इस 1 के प्रोपोर्शन में कितनी छोड़ रहा है वो? 1। कितनी? 1। तो इसके परिणाम स्वरूप जो ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है, देखो पहले 5, फिर 2, अब 1 हो गई। क्या हो गई? 1 हो गई। क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये 5, 2, 1 ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है। ये ऋणात्मक हो रही है, गिर रही है। क्या हो रही है? गिर रही है। ऋणात्मक हो रही है, गिर रही है। इस गिरने के कारण ही उदासीनता अवकलक ढाल मूल बिंदु के प्रति उन्नोदर होता है। क्या होता है? मूल बिंदु के प्रति उन्नोदर होता है, क्योंकि 5, 2, 1 ये गिर रही है। ये MRS है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या है? MRS। भाई जी हाँ
ये MRS है, इसके कारण से ये वक्र ऐसा होता है। ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है 1:5, 1:2, 1:1। ये इस दर सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS ऋणात्मक होने के कारण कि एक तटस्थ वक्र का ढाल मूल बिंदु के प्रति, किसके प्रति? मूल बिंदु के प्रति। इसको आप लगाओ, इस प्रकार से मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर ये है, MRS ये है। MRS नेगेटिव होने के कारण एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होता है। ये इसकी विशेषता थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी 3 विशेषताएं पढ़ी कि एक तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, इसका ढाल बाएं से दाईं ओर ऋणात्मक होता है और ये मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर है। मैं सीमांत प्रतिस्थापन दर को समझाया है। सीमांत प्रतिस्थापन दर ये है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की जो इकाई छोड़ते हैं उसे सीमांत प्रतिस्थापन बोलते हैं, और जिस दर से छोड़ते हैं उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इस प्रकार से हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को भी समझ सकते हैं, है ना। तो ये दर थी, और मैंने एक तालिका के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि पहले 1 और 25 का संयोग से हम किसी गुड्स का यूज कर रहे थे, इस समय MRS हमारी क्या थी? बिल्कुल मिल थी, लेकिन मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा? 1। इस 1 के बढ़ाने के परिणाम स्वरूप मैंने इसके प्रोपोर्शन कितना कम किया? 25 से 20, तो 5, 1:5। यहाँ से यहाँ मैंने कितना बढ़ा? 1। यहाँ से यहाँ मैंने 1 बढ़ा, लेकिन इसके प्रोपोर्शन मैंने कितना कम किया? 2। यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना बढ़ा? 1। इसके प्रोपोर्शन मैंने कितना किया? तो कम किया 1। तो 5, 2, 3 ये MRS है। इसके ऋणात्मक होने के कारण तटस्थ वक्र का ढाल मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होता है। मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा इसकी नेक्स्ट विशेषता ऊपर वाला उदासीनता वक्र। उदासीनता या सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखना है। अलग उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि को दर्शाता है। जैसे मान लो एक उदासीनता वक्र ये है, दूसरा ये, तीसरा ये IC फर्स्ट, ये IC2 और ये IC3। इंडिफरेंस का कार्ड है O X Y, X वस्तु Y वस्तु, ये X वस्तु और Y वस्तु, X वस्तु और Y वस्तु। तो तटस्थ वक्र क्या कहता है कि ये जो वक्र है पहला, दूसरा, तीसरा,
ये सभी अलग अलग संतुष्टि दर्शाता है। जैसे मान लो 50 को संतुष्टि दर्शाता है तो 60 को दर्शाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ऊपर वाला कम को दर्शाएगा, नीचे वाला संतुष्टि को दर्शाएगा। जो जितना होगा ऊपर होगा वो उतनी अधिक संतुष्टि को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम के अनुसार अगर मैं कहूँ IC1 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC3, यानी पहले से की संतुष्टि दूसरे की, दूसरे की तीसरे की है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ IC1 ग्रेटर देन IC3, क्यों? तीसरी संतुष्टि पहले से अधिक भी है। फिर इसी फॉर्म में होते हैं, इसी फॉर्म में होता है IC1 ग्रेटर देन IC2 एंड IC ग्रेटर देन IC3, यानी पहले से अधिक दूसरे की अधिक संतुष्टि है, दूसरे से अधिक तीसरी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये भी है कि पहले की संतुष्टि तीसरे से कम होगी, तीसरे से कम होगी। इस प्रकार से हम उदासीनता वक्र के बारे में कह सकते हैं कि ये अलग अलग संतुष्टि को दर्शाता है, अलग अलग संतुष्टि को दर्शाता है और अलग संतुष्टि को दर्शाता है। इस प्रकार से उदासीनता वक्र की मैंने कुछ विशेषताएं आपको बताई है। एक बार आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिकैप करना चाहूँगा। उदासीनता वक्र की 3-4 प्रमुख विशेषताएं। पहली, इसका ढाल बाएं से दाईं ओर ऋणात्मक होता है, बाएं से दाईं ओर ऋणात्मक होता है। ये मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होता है। तीसरा विशेषता ये है कि ये एक दूसरे को नहीं काटते, ये एक दूसरे को नहीं काटते। चौथी विशेषता ये है कि इसके अलग अलग उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि को दर्शाते हैं। इस प्रकार से हमने उदासीनता वक्र देखी, उदासीनता वक्र को देखा। आज हम बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे बजट लाइन। बजट लाइन या कीमत रेखा, कीमत रेखा ये एक ऐसी रेखा होती है बजट लाइन को एक्स in P m upon Px, P1 is called m upon Py। अभी बजट रेखा या कीमत रेखा, बजट रेखा या कीमत रेखा ये उन सभी मंडलों के सहयोग को मिलाने वाली रेखा है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय पर खरीद सकता है। नहीं समझे, मैं दोबारा से करता हूँ। बजट रेखा उन सभी संयोगों को मिलाने वाली एक रेखा है जिस पर एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय है जिसे वह खरीद सकता है। एक उपभोक्ता के द्वारा दी हुई, एक उपभोक्ता के द्वारा दी हुई आय में वह जिन संयोगों को खरीद सकता है उनको मिलाने वाली रेखा है, उनको मिलाने वाली रेखा है। बजट रेखा यही है। बजट रेखा कहती है ये उन संयोगों को बताती है जो दी हुई आय में उपभोक्ता के द्वारा दी हुई आय में जिन संयोगों को
खरीद सकता है, उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बजट रेखा। क्या कहते हैं? बजट रेखा। रेखा बजट रेखा कहते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, सपोज दैट एग्जांपल, मान लो किसी के पास 100 रुपीज है, मैं उसको पेन लाने के लिए कहूँ, पेन लाने के लिए, और दूसरी नोटबुक, कौन सा बुक? नोटबुक लाने के लिए कहूँ। मैंने कहा आप पेन भी लेके आओ और नोटबुक भी लेके आओ। तो इन 100 रुपए में जो जितने सहयोग खरीद सकता है, जैसे मान लो पेन की कीमत 5 रुपए, नोटबुक की कीमत 20 रुपए, तो वो ऐसा कर सकता है कि या तो वो 4 पेन लेके आए और 4 नोटबुक। एक पेन की कीमत 5 रुपए, 5 × 4 = 20। एक की प्राइस 20 रुपए, 20 × 4 = 20। तो ये 4 का सहयोग है, ये बजट रेखा का एक सहयोग है। जैसे ये यहाँ पर 4 पेन 4 नोटबुक, ऐसे ही ये 16 नोटबुक 1 पेन, 16 पेन 1 नोटबुक। 16 पेन की कीमत, एक पेन की कीमत 5 रुपए, 16 10 रुपए एक नोटबुक होगा, है ना। इसी प्रकार से ये 40 पेन, है ना, सॉरी 8 पेन, 8 की कीमत 8 × 40 और 2 नोटबुक, यानी कि ये 8 पेन और 2 नोटबुक के सहयोग, ये 16 1 4 4 8 2 ये सहयोग है। यानी कि बजट रेखा उन सभी सहयोगों को मिलाने वाली एक रेखा है जिसे एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में खर्च कर सकता है और साथ में ये खर्च करने की क्षमता को बताता है। बजट लाइन का जो समीकरण है उसकी बात करें तो दूसरी बात यह है कि इससे नीचे का कोई भी बिंदु एक उपभोक्ता कम खर्च में प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर 100 रुपये खर्च कर रहा है तो इससे नीचे का बिंदु 100 से कम में प्राप्त कर सकता है। जैसे ये x बिंदु है तो वो कम में प्राप्त कर सकता है, ये y बिंदु है कम में प्राप्त कर, लेकिन इस ऊपर का जो बिंदु है जैसे मान लो z बिंदु है वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये उसी प्रकार से, इस प्रकार से मैं किसी व्यक्ति को 10 रुपये दूँ और ये बोलूँ 12 रुपये के सामान लेके आना, तो उसके लिए लाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में कितने रुपए? 10 रुपए है। तो बजट रेखा एक उपभोक्ता की खर्च करने की अधिकतम क्षमता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक उपभोक्ता की खर्च करने की क्षमता को दर्शाता है कि एक उपभोक्ता खर्च करता है। इस रेखा को बजट प्रतिबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट प्रतिबंध, प्रतिबंध भी कहते हैं, बजट प्रतिबंध भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अब वो खर्च नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशन शुरू हो गई, उसकी लिमिटेशन शुरू हो गई। इस प्रकार ये बजट रेखा, कल हम बजट रेखा और एक उपभोक्ता के संतुलन को डिटेल से पढ़ेंगे। और मुझे आशा और उम्मीद भी है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसे घर पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, आपको ये 100% समझ में आएगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।